नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश पे। आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन की। क्या ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक नहीं है? देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 37,379 नए मामले सामने आए हैं, जब से 124 लोगों की जान चली गई। वहीं ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर अब 1892 हो गए हैं। शुरुआती आंकड़ों के आधार पर पूरी दुनिया के एक्सपर्ट ऐसा दावा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वैक्सीन के प्रभाव को बेअसर कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन की स्टडी में पाया गया कि कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ इंसान की प्रतिरोधक क्षमता को 88% तक बूस्ट कर सकता है। बूस्टर शॉट दूसरी डोज की तुलना में म्यूटेंट हुए वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है, जिसका असर शरीर में 6 महीने बाद कम पड़ने लगता है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट साझा करते हुए स्क्रिप्स रिसर्च ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और मॉलिक्यूलर मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर एरिक टोपोल ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा शॉट लगने के लगभग 6 महीने बाद ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता घटकर 52% तक रह जाती है। हालांकि तीसरी बूस्टर डोज काफी हद तक इम्यूनिटी बढ़ा देती है और गंभीर लक्षणों के साथ कोविड इन्फेक्शन की संभावनाओं को कम करती है। तीसरी डोज लेने के बाद ओमिक्रॉन के मामलों में अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम भी कम है। वहीं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर फहीम यूनुस ने अपने ट्विटर हैंडल पर महामारी में राहत देने वाले कुछ आंकड़े साझा किए हैं। एक हालिया स्टडी के आधार पर डॉक्टर यूनुस ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को पिछले साल तबाही मचाने वाले डेल्टा से कम खतरनाक बताया है। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के मरीजों पर हुई एक स्टडी में ओमिक्रॉन से संक्रमित 31% मरीजों में सांस से जुड़ी दिक्कतों के घातक लक्षण देखे गए हैं, जबकि डेल्टा संक्रमित में यह खतरा 91% तक देखा गया। स्टडी के मुताबिक डेल्टा के 69% मरीजों को अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत पड़ी, जबकि ओमिक्रॉन के केवल 41% मरीजों को ही अस्पताल में एडमिट करने की नौबत आई। आंकड़े बताते हैं कि डेल्टा के 30% मरीजों को आईसीयू में दाखिल किया गया था, जबकि ओमिक्रॉन में केवल 18% मरीजों के लिए ही आईसीयू की जरूरत महसूस हुई। डेल्टा रोगियों में मृत्यु दर 29% थी, जबकि ओमिक्रॉन के मरीजों में मृत्यु दर केवल 3% देखने को मिली है। कुछ आंकड़े और हैं जो राहत देते हैं। देश भर के निजी अस्पतालों के डेटा से ये जानकारी सामने आई है कि 200 कोविड रोगियों में से एक को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। निजी अस्पतालों की एक संस्था एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया ने बताया कि कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती कुल रोगियों में 0.5% से भी कम को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। हालांकि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ी थी। दिल्ली और महाराष्ट्र के अस्पतालों में 90% से अधिक बेड्स खाली हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है? इसी की हम पड़ताल करेंगे विशेषज्ञों के साथ। तो कोरोना के लगातार केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं और ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज्यादा हमें इस बार की वेव में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के जरिए ये जो तीसरी वेव की आहट है ये हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर जो स्थिति है कब तक नियंत्रण में आती है, क्योंकि जो संख्या है रोगियों की वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक राहत भरी खबर ये भी सामने आ रही है कि ये इतना घातक साबित नहीं हो सकता जितना कि डेल्टा वेरिएंट था। तो चर्चा करेंगे इसी पर। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ गए हैं, सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी जुड़ चुकी हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं। आपका भी स्वाति जी बहुत स्वागत है। डॉक्टर स्वाति, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी पहले कि अब जैसे ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पूरे भारत में पाबंदियां भी लगा दी गई हैं, लेकिन स्टडीज ये भी कह रही हैं कि ये उतना घातक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट था और सेकेंड वेव में जितनी ज्यादा मौतें हुई थी और लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी थी, उतना हमें घातकता इसकी और जानलेवा ये साबित नहीं होगा। कितनी सच्चाई है इसमें स्वाति जी, क्या लगता है? देखिए, अभी जो शुरुआती स्टडीज सामने आ रही है और जिस तरह से अभी विभिन्न देशों से स्टडी सामने आई है, खासतौर से साउथ अफ्रीका से भी एक स्टडी जामा में अभी छपी है, उससे काफी हद
तक ये दिख रहा है कि जो ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग हैं उनमें आईसीयू की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट डेल्टा की बनिस्बत थोड़ी कम दिखाई दे रही है। जैसे कि डेल्टा में काफी ज्यादा दिखाई दे रही थी और शुरू से ही काफी एक्यूट फेस जो है सामने आता था, जो लोग संक्रमित होते थे। अब ओमिक्रॉन के साथ हम उतना ज्यादा एक्यूट फेस नहीं देख रहे हैं, लेकिन वही अभी हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो संख्या है वो बहुत कम है। जैसे जैसे संख्या ज्यादा बढ़नी शुरू होती है, जैसे जैसे हमारे ऐसे लोग जो कि पहले से कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं या जो कि एल्डरली हैं, जब वो लोग संक्रमित होने शुरू होते हैं तब उनमें ज्यादा सीवियर बीमारी देखने को मिल सकती है। ये एक अच्छी बात है कि अभी तक माइल्ड केसेस ही सामने आए हैं और एक आशावादी किरण भी यहाँ से निकल करके सामने आ रही है कि शायद आने वाले समय में धीरे धीरे जो वायरस है ये और ज्यादा कमजोर होता जाएगा और जिस तरह से हम चाह रहे थे कि एंडेमिक हो जाए उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। देखिए, वहीं ये भी समझना जरूरी है कि अब वैक्सीनेशन भी काफी लोगों को मिल चुका है, जिसकी वजह से पोस्ट वैक्सीनेशन जो डिजीज है वो उतनी सिवियर नहीं है। पोस्ट वैक्सीनेशन डिजीज भी माइल्ड है ज्यादातर। अगर अब आप देखें, चाहे डेल्टा से हो रहा हो संक्रमण या ओमिक्रॉन से हो रहा हो, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें उतनी सिवियर डिजीज सामने नहीं आती है। लेकिन फिर भी भारत जो है, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन में भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की समस्याएं बहुत हैं। हम ये नहीं मान के बैठ सकते हैं कि केवल एल्डरली में या बड़े लोगों में ही इस तरह की समस्याएं हैं। तो जो ये ऐसा वर्ग है जो कि पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, बीमारियों से जूझ रहा है, उनके लिए ज्यादा चेतावनी है और ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन अभी किस तरह से आगे बिहेव करेगा अभी क्लियर नहीं है। जब भारत में लाखों में केसेस होने की संभावनाएं हो जाएंगी तब हम किस तरह के केसेस देखेंगे ये कह पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी अच्छी बात है कि माइल्ड केसेस हैं, लेकिन ये माइल्ड केसेस हमारा पैनिक दूर करने के लिए, हमें लापरवाह बनाने के लिए नहीं है। ज्यादातर लोग लापरवाह बन रहे हैं ये सुनकर के कि माइल्ड केसेस है, सरकारें भी इसको हल्के से ले रही हैं और उधर लोग भी इसको हल्के से ले रहे हैं कि माइल्ड केसेस हैं और इसलिए ये आसानी से बाईपास हो जाएगा। दूसरी चीज हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि जब भी कोरोना का इन्फेक्शन होता है, हमारे पास अभी भी ऐसे मरीज हैं जो कि सेकेंड वेव में संक्रमित हुए और अभी तक कई सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई सारे जो है फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी को पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम है, किसी को हेयर लॉस हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है बैठे बैठे। तो ये समस्याएं भी लॉन्ग कोविड की जो है ये कई बार माइल्ड केसेस जिनको होते हैं उनमें भी परसिस्ट करती हैं। तो कहीं से भी संक्रमित होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो माइल्ड जाहिर तौर पर संक्रमित होना अच्छा नहीं है। जी स्वाति जी, और जो लापरवाही बरती जा रही है वो बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर लोग ये कह रहे हैं कि स्टडी में भी भले ही आ रहा हो कि ये उतना घातक नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी क्या स्थिति होगी ये कोई नहीं बता सकता। डॉक्टर भार्गव, आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि एक स्टडी ये भी बता रही है कि अगर आपको ओमिक्रॉन हो जाता है तो वो वैक्सीन की थर्ड डोज की तरह आपके लिए काम करेगा, ये कितना सही है? देखिए, ये सब बहुत सब ज्ञान है, इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे डॉक्टर स्वाति ने कहा, और आंकड़ों पे जाना आवश्यक है। ये बात बार बार भूलना कि माइल्ड है, इससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों पे ये होता है। वो कहते हैं कि हमारे को बेपरवाह है, हमारे को कोई परेशानी नहीं है, तो हम मास्क क्यों पहने, हम गैदरिंग में क्यों नहीं जाएं, हम ऑफिस मॉल्स में क्यों ना जाएं। तो लोगों को राइट पर्सपेक्टिव दिखाना जरूरी है कि अभी तक वो सिम्टम वाइज माइल्ड बताता है। मेरे खुद के कुछ पेशेंट्स हैं जिनको 3 से 4 दिन तक हाई ग्रेड फीवर रहा है। आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे गुरुग्राम में 9 डॉक्टर्स कोविड से संक्रमित अभी तक हो चुके हैं। ये बात मानने की समझना जरूरी है कि जब आप संक्रमित होते हो तो 10 दिन तक आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ता या आपको 10 दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़ता। आप अपने घर वालों को दे सकते हो, आप अपने मदर फादर जो है, जो इटली साइड है, उनको दे सकते हो, बच्चे जो हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको दे सकते हो। तो आपको ये समझना जरूरी है कि अगर वो माइल्ड है भी तो वो ट्रांसमिशन कोई माइल्ड नहीं है, वो तेजी से फैल सकता है। और अगर बाई चांस आपको नहीं पता है कि आप में डायबिटीज है या आपको आपके घर में कोई कैंसर से ग्रसित है या जिसको स्थिति है वो इसकी चपेट में आता है तो उसमें मृत्यु हो सकती है। तो आपको 2 डोज आपने ले रखी हो तो ये अभी बूस्टर स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हमको सावधानी बताना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब मीडिया में ऐसी खबरें आती हैं कि माइल्ड है, तो बहुत सारी जनता इस देश की उस माइल्ड को गलत से समझ के अपने मास्क को त्याग देती है, सोशल डिस्टेंसिंग को त्याग देती है। सिम्टम माइल्ड है, बट अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जो इस देश में बहुत लोगों की नहीं है, तो आप फिर भी मृत्यु की चपेट में आ सकते हैं। हमारे पास 30-40 करोड़ लोग ऐसे हैं मिला के जो अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, उनमें कोविड हो सकता है, उनमें सिम्टम हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो सकती है और आर्थिक
दबाव देखिए, जब ये फैलता है स्टॉक मार्केट कम होता है, इकोनॉमी बंद होती है, आपके जेबों पे बहुत भारी भार पड़ता है अगर आपको अस्पताल जाना पड़ता है। तो ये जब हम चीजें बचा सकते हैं तो हमको क्यों नहीं बचाएं। देखिए ज़ाहिदा जी, ये समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है और आपका एक बहुत ही विश्वसनीय चैनल है जिसको ये बताना जरूरी है लोगों को कि इस 3 हफ्ते में बचना आवश्यक है, क्योंकि पीक जितनी तेजी से आएगी, कम टाइम में ज्यादा नंबर आएंगे। अगर वो 0.1% भी होता है 1 करोड़ का, तब भी हमारे देश के लिए इतनी बड़ा नंबर हो जाता है जी बिल्कुल। अभी बचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में ही अगर एहतियात बरत दी जाती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इतनी ज्यादा स्थिति खराब ना हो। क्या ओमिक्रॉन इतना खतरनाक नहीं है जैसे कि आजकल कई स्टडीज भी बता रही हैं और नेता भी लगातार ये बातें कर रहे हैं। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर स्वाति, आपके पास आना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से हमने देखा है कि करीब 37,340 के करीब जो केसेस हैं वो भारत में आ चुके हैं और रोज ये जो संख्या है बढ़ती ही जा रही है। कल 24,000 के करीब थे और आज 37,000 को भी पार कर गया है ये आंकड़ा। तो लगातार इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में और कितनी ज्यादा केसेस बढ़ सकते हैं, कितना घातक ये और हो सकता है, और तीसरी लहर क्या आ गई है या अभी आहट है इसकी? देखिए, बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है केसेस को बढ़ना, क्योंकि अगर आप यूएस, यूके, बाकी देशों को देखें जिस तरह से ओमिक्रॉन वहां बहुत तेजी से बढ़ा है, और अगर भारत की आप तस्वीरें आज की तारीख में देखें, रैलीज सब जगह चल रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, मार्केट्स में भीड़ आप देख ही रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स में भीड़ आप देख ही रहे हैं, शादियां तमाम हो रही है, तो लोगों का इंटरेक्शन एक दूसरे से इतना ज्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आश्चर्यजनक है कि केसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं। ये स्वाभाविक ही है और ये केसेस और ज्यादा तेजी से बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी अगर लोग अभी भी नहीं रुके, अगर अभी भी हमने इन चीजों पर लगाम नहीं लगाई तो संक्रमण और तेजी से बढ़ेगा। और डेफिनेटली देखिए, थर्ड वेव हम एंटर कर चुके हैं। जिस तरह से अब संक्रमण आप देख ही रहे हैं कि कई गुना बढ़ रहा है। दिल्ली, गुजरात, बंगाल की अगर आप बात करें तो कहीं 800% बढ़ा है, कहीं 400% बढ़ा है। तो इस तरह से इतनी तेजी से जब संक्रमण बढ़ता है तो ये साफ है कि हम दोबारा से वेव चढ़ रहे हैं, वहां हमने चढ़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि पिछले 4-5 महीने में आप देख रहे थे कि लगातार डिक्लाइन हो रहा था केसेस में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स का पॉजिटिविटी रेट भी धीरे धीरे काफी कम हो रहा था। अब दिल्ली की अगर बात करें तो पॉजिटिविटी रेट फिर से 6 के ऊपर निकल रहा है। ऐसी स्थिति में ये साफ दिख रहा है कि फिर से संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में जिस तरह से सभी इस वक्त बोल रहे हैं कि हम पीक पर होंगे जनवरी या फरवरी में, उसकी बहुत संभावनाएं दिख रही है। क्योंकि लोग कहीं भी ठहर नहीं रहे, लोग अभी भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि हाँ, ओमिक्रॉन का संक्रमण आ गया है। जबकि एज डॉक्टर्स, मैं और डॉक्टर राहुल आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि अब हमें सब तरफ से कॉल्स आनी शुरू हो चुकी हैं। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हम लोगों ने देखने शुरू कर चुके हैं और पूरी फैमिलीज पॉजिटिव आ रही हैं। आज अगर फादर को कोरोना हो रहा है तो कल तक वाइफ को भी हो जा रहा है और 2-3 दिन में बच्चे भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमें इस वक्त यही कोशिश करनी चाहिए कि हम संक्रमण को और ज्यादा ना बढ़ाएं। खास तौर से बच्चों तक जब ये संक्रमण जाता है, आने वाले समय में उनको इसका क्या दुष्प्रभाव होगा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली बच्चों को अभी माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, लेकिन आगे चलकर अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं या कोई और समस्याएं सामने आती हैं, वो अभी हमें भी नहीं मालूम है। क्योंकि कोरोना अभी 2 साल 2.5 साल पुराना एक वायरस है जिसके बारे में इतनी स्टडीज अभी किसी के पास भी नहीं है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम कम से कम इसके गिरफ्त में आए और सब लोग इस वक्त ये प्रयास करें कि ये संक्रमण और तेजी से ना फैले। देखिए, यंगस्टर्स को क्योंकि माइल्ड इन्फेक्शन होता है तो लोग इसको बहुत इजीली लेते हैं कि माइल्ड कोविड है, हल्का सा खांसी जुकाम बुखार हो रहा है। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर राहुल बोल रहे थे कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, आपके घर में गर्भवती महिला हो सकती है, आपके घर में कोई कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति हो सकता है जिसको तीव्र बीमारी हो सकती है। और ये पिछले 2 सालों में हमने देखा ही है और इसको हम समझ भी चुके हैं कि कुछ लोगों को घर में माइल्ड इन्फेक्शन होता है और कुछ को सिवियर हो जाता है। तो हमें बहुत कोशिश करनी है कि हम लोग इसको सीरियसली ले। अब केवल 2 महीने की बात है और ये आगे चलकर संभावनाएं हैं कि ओमिक्रॉन के बाद अब जो वेरिएंट्स आएंगे वो इतने तीव्र नहीं होंगे और धीरे धीरे अब ये एंडेमिक डिजीज की तरफ जाएगा। वहीं अब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी काफी बेहतर आ गए। पहले से जो 2 साल पहले हमारी स्थिति थी उससे अब हमारी स्थिति काफी बेहतर है। अब हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनुपीरावीर, इस तरह की सभी दवाइयां उपलब्ध हैं जिनसे हम कहीं बेहतर इलाज अब कर पा रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन रेट को कम कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी लड़ाई सशक्त हो रही है, लेकिन उसको हमें कमजोर नहीं करना है। बिल्कुल कमजोर नहीं करना है और हल्के में नहीं लेना है, सतर्क रहना है और लोगों को ये समझना होगा, क्योंकि अभी अगर वो नहीं चाहते तो आने वाली स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। डॉक्टर भार्गव, अब हम देख रहे हैं जैसे कि वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है, आप लोग भी लगातार ये बात
कह रहे हैं और जनता को अवेयर भी किया जा रहा है इस चीज को लेकर। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है कल से, लेकिन जो और छोटे बच्चे हैं उनको लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों का तो वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो देखिए ज़ाहिरा जी, सबसे बड़ी बात है रिंग वैक्सीनेशन करना। बच्चे जो घर में हैं, 14 साल से नीचे बच्चे हैं, वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है देश में। उनको बचा के रखना हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब यह है कि जब माँ बाप बाहर और अंदर आएंगे तो आपको प्रिकॉशन रखना जरूरी है। बच्चों को मास्क और हैंड वॉश करना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, 17 साल के बच्चों में जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, उनकी प्रोटेक्शन लेवल ऑफ इम्यूनिटी जो आती है वो 1.5 महीने बाद आती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कल लगवाया है तो 14-15 फरवरी तक आपकी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज आएंगी। प्लीज इस बात को समझिए और अपना मास्क छोड़ दीजिएगा। 15 से 18 साल की हमने एक डोज लगवा ली है। एक डोज की कोई अहमियत नहीं है जब तक दूसरी डोज नहीं लग जाती और उसके 15 दिन नहीं बीत जाते, तब तक आपकी एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं। और अभी तो ओमिक्रॉन में ऐसा भी देखने को आ रहा है कि बूस्टर डोज की भी आवश्यकता है। और आप देखिए, फाइजर की कल बूस्टर डोज की अनुमति यूएस ने दे दी है बच्चों में लगने। तो हमारे को प्रोटेक्टेड इम्यूनिटी को करना जरूरी है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। देखिए, जब तक हमारा 1918 का स्पेनिश फ्लू हो, उस एक ही चीज समझ में आती थी कि सोशल डिस्टेंसिंग में भी आप रखते थे और आज भी रखते हैं। तो एक बहुत बड़ा तरीका बचाने का, आपकी एंटीबॉडी, आपकी एंटीबायोटिक, आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, आपका टीका, सब काम आएंगे। इसके साथ में 100% अगर सुरक्षा लेनी है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग प्लस हैंड हाइजीन का बच्चों को समझाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट भी आदेश ध्यान रखनी है कि 15 से 18 साल के बच्चों में जो वैक्सीनेशन लग रही है उसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए। माँ बाप में जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको हटाना चाहिए, क्योंकि 138 करोड़ डोजेज लग चुकी है पिछले जनवरी से। तो एक साल के अंदर में कोई लॉन्ग टर्म प्रभाव नहीं पता चले हैं। और जो भी ये ज्ञान आता है व्हाट्सएप पे कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तक कुछ भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। वैक्सीन सेफ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो कोवैक्सीन है वो किल्ड वैक्सीन है और किल्ड वैक्सीन का एक अपना इतिहास है लंबा, जो ये बताता है कि वैक्सीन सेफ है। तो वैक्सीन लगवाते रहिए बच्चों को, वैक्सीन हेजिटेंसी को कम करिए, बच्चों को प्रोटेक्ट करिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से। यही तरीके हैं सबके लिए, बच्चा बुरा जवान कोई भी हो, सबके लिए यही 3 गुरु मंत्र हैं कोविड से बचने का। जी बिल्कुल, इसी गुरु मंत्र को अपनाना है अगर कोरोना से बचना है तो। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर भार्गव। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है कि आपको भी समझना होगा, हमें भी समझना होगा कि कोरोना से लड़ना है अगर तो तमाम गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होगा, नहीं तो ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है आने वाले दिनों में। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।